यस मैम। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट फिजियो करने से पहले हम एक छोटा-सा टॉपिक कर लेते हैं आपके पास, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है? उसमें मैम जिसमें हम कल बेसिक ये करवाया था ना, तो उसमें एंड में फिर वीडियो उतना ही करवाया था आपने या एकदम से वीडियो ही हो गई थी? रिकॉर्डेड देखी है मैंने। कितना मतलब उसमें मैमेलिया क्लास मैमेलिया तक करवा दिया था मैंने कंप्लीट। अच्छा, उसमें तो एब्स तक की था, जो रिकॉर्डेड थी ना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँगी। बेसिकली क्लास मैमेलिया में देखो नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है? ऐसे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन्स लेके आई थी, ठीक है? तो बेसिकली जो क्लास मैमेलिया है उसमें क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उनके पास क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल पिना प्रेजेंट होता है, ठीक है? साथ में क्या प्रेजेंट होता है उनके पास, पूरी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनके क्या रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेंगे, ठीक है? और मैक्सिमम जो आपके पास मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके पास विविपेरस, ठीक है? बट उनमें से कुछ क्या हो सकते हैं, ओविपेरस हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, ओवोविविपेरस हो सकते हैं, ठीक है? जैसे ओविपेरस का हमने आपके पास एग्जाम्पल देखा था डक बिल, ठीक है? डक बिल प्लेटिपस जो क्या था आपके पास, ओविपेरस था, ठीक है? तो वही आपके पास मेन चीज रहती है उसमें, तो यहाँ पे और साथ में मैंने आपको कनेक्टिंग लिंक लिखवाए थे, तो क्या आपने पीडीएफ देखी थी? हाँ जी, पीडीएफ तो देखी थी, फिर वो रिलेट नहीं कर पा रही थी ना उससे, जैसे वहां पे खत्म हो गया था, तो फिर वो टेस्ट की तो देखी थी, उस पे फिर वही था एक ही नहीं PDF नहीं, जो थी। मैम आपने एक सॉल्व की थी, पीडीएफ सॉल्व करके भेजी, उसमें लास्ट में एक नीचे लिखा था कनेक्टिंग लिंक्स और ऑल, वो लास्ट का फिर वहां कोरिलेट किया था। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप, रिपीट एक तो करें। मैम वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं ना आप, और साथ हम्म, में एक पीडीएफ भेजते हैं ना जो रिटर्न वर्क होता है आपका, हाँ हाँ तो उसमें पहले आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया और उसके बाद नीचे लिखा हुआ वो कनेक्टिंग लिंक्स वगैरह, तो वो सारा अच्छा ये वाला था लास्ट में। हाँ, उसके बाद मैंने वो पहले मैंने पीडीएफ में सॉल्व करवाया, ठीक है? ओके। क्योंकि एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है? तो हमें बहुत सारी चीजें अभी करने को हैं, तो उसको माइंड में रखते हुए मैंने उसको थोड़ा, क्योंकि हमें पता है जो क्लास एम्फीबिया है, एव्स है, ठीक है, और जो मैमल्स हैं वो हमने चीजें देखी हुई हैं, हम पढ़ते भी हैं, जो भी हम सिस्टम पढ़ते हैं वो किसके ऊपर पढ़ते हैं, मैमल्स के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है? ह्यूमन सिस्टम को वहाँ पे बेसिकली लेके चलते हैं हम। तो वो चीजें मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट में करवा दी, उसमें मैंने मेन मेन पॉइंट करवाया जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, हाँ जी, वो रिकॉर्डेड में ना वही था कि वो एकदम से खत्म हो गई थी, तो फिर वो कर ही नहीं पा रही थी रिलेट में कि अब ये कहाँ से कर, ये कैसे करवाया है। ठीक है, अब ठीक है, इतना सब हो गया, नेक्स्ट करवाइए। ठीक, मैं आपके पास क्वेश्चंस लेके आई थी, ठीक है, जो आपके पास पीवाईक्यूज हैं, ये आपके पास आए हैं, एनिमल किंगडम से ही ये क्वेश्चन थे, उसके बाद हमने करना था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी अभी हम पहले बात कर लेते हैं आपके पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, ठीक है? तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है? तो बेसिकली जो आपके पास सेल साइकिल होता है वो बेसिकली क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है? जिनमें क्या होगा, इवेंचुअली जो एक सेल होगी वो डिवाइड हो जाएगी टू सेल्स में, उसको हम बोल देते हैं सेल साइकिल, ठीक है? तो सिंपली अगर मैंने डेफिनेशन देनी हो सेल साइकिल की, तो मैं क्या बोलूंगी, पता लग रहा है सेल के अंदर जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो रिपीट हो रही है बार बार, उसको क्या बोल दिया हमने, सेल साइकिल बोल दिया। तो सेल साइकिल सिंपल क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स
by which a cell duplicates its genome. Its genome and eventually divided into two cells, two daughter cells. ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड सेल साइकिल. ठीक है, मतलब ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं जिनमें क्या है आपके पास, ठीक है, एक साइक्लिक चेंज आ रहा है जिसमें डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, सेल के अंदर. और वो क्या हो रहा है जिसके रिजल्टेंट में इवेंचुअली एक सेल क्या कर रही है, डिवाइड हो जा रही है टू डॉटर सेल्स में. उसको क्या बोल दिया हमने, सेल साइकिल बोल दिया. ठीक है, अब जो आपके पास सेल साइकिल है उसमें हम बेसिकली जो फेजेस होते हैं वो टू फेजेस होते हैं सेल साइकिल में. ठीक है, तो जो हमारे पास सेल साइकिल होता है, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ फेजेस ऑफ सेल साइकिल की. फर्स्ट है इंटरफेस और सेकंड होता है हमारे पास एम फेज. इंटरफेस और एम फेज. ठीक है, जो आपके पास एम फेज होता है वो माइटोटिक फेज भी हो सकता है और मियोटिक फेज भी हो सकता है. ठीक है, और जो इंटरफेज रहता है वो रहता है हमारे पास कॉमन. ठीक है, चाहे आपके पास माइटोसिस होनी हो या मियोसिस होनी हो, उन दोनों फेजेस में आपके पास क्या रहेगा, जो इंटरफेस रहेगा वो कॉमन ही रहेगा. माइटोसिस में भी इंटरफेस होता है और मियोसिस में भी इंटरफेस होता है. ठीक है, और जो आपके पास इंटरफेस है उसको बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज. इंटरफेस के टाइम पे जो सेल होती है वो क्या करती है, खुद को प्रिपेयर करती है किसके लिए, डिवीजन के लिए. ठीक है, और जो आपके पास एक्चुअल डिवीजन होता है वो होगा आपके पास एम फेज में. ठीक है, तो बेसिकली जो इंटरफेज है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम जो सेल है. ठीक है, अगर मान लो हमारे पास, अगर हम ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एन ह्यूमन सेल, तो जो आपके पास ह्यूमन सेल है, मान लो एक सेल जो 24 आवर में क्या करती है, डिवाइड करती है. ठीक है, तो अगर वो 24 आवर में डिवाइड करती है तो वो 23 आवर तक क्या करेगी, प्रिपरेशन ही करेगी. ओनली जो उसका लास्ट आवर है उसमें ही क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी. ठीक है, तो जो आपके पास 95% जो साइकिल होता है वो किस में जाता है, आपके पास प्रिपरेटरी फेज में या इंटरफेज में जाता है. इतना क्लियर है. अब देखो जो आपके पास इंटरफेस होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है थ्री फेजेस में. तो पहले हम बात करते हैं इंटरफेस की. ठीक है, जो इंटरफेस है वो फर्दर डिवाइडेड होता है थ्री फेजेस. फर्स्ट है उसमें जीवन फेज, जिसको ग्रोथ फेज बोला जाता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोला जाता है इसको, जीवन फेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज. फर्स्ट ग्रोथ फेज. ठीक है, सेकंड आता है एस फेज और इसको बोला जाता है सिंथेटिक फेज. और थर्ड है G2 फेज, जिसको बोला जाता है सेकंड ग्रोथ फेज. G2 फेज और सेकंड ग्रोथ फेज. ठीक है, तो बेसिकली
मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास एक सेल है, ठीक है, तो उसमें जो जो सेल है उसका जो मैक्सिमम टाइम रहेगा, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम रहेगा उसका, जो 95% जो साइकिल होगा उसमें क्या चलेगा, हमारे पास इंटरफेस चलेगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग 5% है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन फेज को, ठीक है, और ये सारा यहां से लेके यहां तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेस को। अब फर्दर हमने क्या बोला कि जो आपके पास इंटरफेस है वो डिवाइडेड है 3 फेजेस में, ठीक है, एक हो गया G1 फेज, एक हो गया S फेज और एक हो गया G2 फेज, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं G1 फेज, ये हो गया G2, सॉरी, ये हो गया S फेज और ये हो गया G2 फेज, ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बोला, ये जो पूरा सेल है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं G1 फेज, ठीक है, कि जो आपके पास पूरा सेल साइकिल है उसमें 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या आपके पास इंटरफेज है, ठीक है, और ये वाला जो फेज है इसको हमने क्या बोल दिया, एम फेज बोल दिया, और जो आपके पास इंटरफेज है वो फर्दर डिवाइडेड है G1 में, S में और G2 में, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो आपके पास इंटरफेस को हमने क्या बोला, प्रिपरेटरी फेज, कि जो सेल का डिवीजन है उससे पहले क्या करेगी, सेल खुद को प्रिपेयर करेगी, तो जो प्रिपरेशन फेज है उसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास G1 फेज। जो आपके पास G1 फेज है उसमें बेसिकली क्या करती है, जो सेल होती है वो ग्रो करती है, ठीक है, तो बेसिकली G1 फेज में क्या होगा, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, एक्टिव एंड ग्रो इन साइज, ठीक है, तो बेसिकली G1 फेज में क्या होगा, सेल ग्रोथ होगी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल सेल ऑर्गेनेल्स, सेकंड पॉइंट क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, तो बेसिकली G1 फेज में क्या होगा, आपके पास 2 चीजें होंगी, सेल ऑर्गेनेल्स की ग्रोथ होगी, ठीक है, साथ में जो सेल का साइज है, सेल के साइज में बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है और जितनी भी सेल ऑर्गेनेल है वो क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जो आपके पास G1 फेज है, ठीक है, G1 फेज के बाद क्या होता है, S फेज आता है, ठीक है, तो G1 के पास क्या होता है, इसके पास होती है साइक्लिन, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं CG1, ठीक है, साइक्लिन क्या प्रोड्यूस करती है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है, और ये क्या करती है, ये चेक करती है एंट्री को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो G1 है, यहाँ पे देखो, ये आपके पास G1 है और ये S है, ठीक है, तो G1 के बाद क्या होगा, S फेज आएगा, तो बेसिकली जो आपके पास G1 है वहां पे जो सेल है इसके पास यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CDK, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं CG1, साइक्लिन साइक्लिन प्रोटीन, ठीक है, जो आपके पास क्या करती है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोड्यूस करती है। अब ये जो आपके पास CDK है वो क्या करता है, वो बताता है आपको कि जो सेल है वो क्या करेगी, नेक्स्ट S फेज में जाएगी या फिर किस फेज में चली जाएगी, G0 फेज में जाएगी। कितनी बात क्लियर हुई आपको? मैम रिपीट करना। मैंने सिंपली ये बोला कि जो आपके पास G1 फेज है, बस आपने इतना सा याद रखना है, G1 फेज है, ठीक है, वहां से जो आपके पास सेल ग्रोथ है उसके पास कौन सा फेज आएगा, एस फेज, ठीक है, इसके बीच में प्रेजेंट है साइक्लिन, ठीक है, जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम बोलते हैं CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है, अभी जो प्रोटीन है वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा वो,
कि जो आपके पास सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी पूरी किससे बनी है, सेल से बनी है, कि वो एस फेज में जाएगी या फिर किस फेज में जाएगी, जी नॉट फेज में जाएगी। ठीक है, अब एस फेज आपको क्लियर है, जी नॉट फेज के बारे में आपको बताऊंगी। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, अब देखो जी नॉट फेज क्या है आपके पास। बेसिकली जी नॉट फेज को बोला जाता है क्वेश्चन फेज। ठीक है, इसको बोला जाता है रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज, और इसको बोला जाता है क्वेश्चन फेज, क्वेश्चन फेज। देखो जी नॉट और रेस्टिंग फेज या क्वेश्चन फेज, ये जो आपके पास फेज होता है वो कैसा होता है, ये होता है आपके पास मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो प्रोलाइफरेशन। ठीक है, जी नॉट फेज में क्या होता है, ये जो फेज होता है इसमें जो सेल्स होती हैं, देखो हमारी बॉडी की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जो रेप्लिकेशन शो नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब वो डिवाइड नहीं होती हैं, जिनमें कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, एक आपके पास न्यूरॉन सेल्स होती हैं और एक आपके पास हार्ट सेल्स होती हैं जो सेल डिवीजन नहीं करती हैं। इन केस अगर आप उनको बॉडी को इमरजेंसी है, उसी केस में क्या करेगी, वो सेल डिवीजन करेंगी, अदरवाइज वो नहीं करती हैं इन जनरल। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, सेल साइकिल में नहीं जाती हैं। ठीक है, वो कौन सी स्टेज में चली जाती हैं, जी नॉट को और क्या बोला जाता है, इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका हार्ट मसल। ठीक है, हार्ट मसल सेल, ठीक है, या कार्डियक मसल सेल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और न्यूरॉन। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, नर्व सेल। ठीक है, ऐसी सेल्स ये जो आपके पास हार्ट मसल सेल्स होती हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल्स होती हैं, ये आपके पास ऐसी सेल्स हैं जो कैसे हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव। दी सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव but no longer proliferation, but no longer proliferation। प्रोलाइफरेशन का सिंपल सा मतलब ये है आपके पास कि ये आपके पास प्रोलाइफरेट मतलब डिवाइड नहीं करेंगी आगे आगे। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जो डिवाइड नहीं करती हैं वो जी1 फेज को स्किप करके कहाँ चली जाती हैं, जी नॉट फेज में चली जाती है। ठीक है, और इस फेज को बोला जाता है रेस्टिंग फेज, क्वेश्चन फेज और इनएक्टिव फेज। ठीक है, सारे इसी के नाम है। बट इस फेज में याद रखना जो सेल होती है वो होती तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब सारी जो उसकी परफॉर्मेंस है, फंक्शनिंग है, वो नॉर्मल है, काम वो प्रॉपर कर रही है, बट वो क्या करेगी, प्रोलाइफरेशन, सिर्फ डिवाइड ही नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नो डिवीजन, सिंपल टर्म्स में अगर मैंने लिखना हो तो कोई डिवीजन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, वो सेल साइकिल में नहीं जाएगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब देखो जो आपके पास सिंपल है, जो आपके पास साइक्लिन थी उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया, ठीक है, उसने एक प्रोटीन बनाई जो क्या कर रही है, जो चेक कर रही है और डिसाइड कर रही है कि जो आपके पास सेल है वो कहाँ पे जाएगा, या तो वो एस में जाएगा या तो कहाँ पे चला जाएगा। अगर जैसे आपके पास मसल सेल है या फिर न्यूरॉन सेल है तो कौन से चला जाएगा, जीवन को क्विट करके, जीवन फेज को क्विट करके वो कहाँ चला जाएगा, जी नॉट फेज में। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा फेज आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास एस फेज। एक्सक्यूज मी मैम, ये जी जी, नोट फेज किस फेज के बीच में लाई करेगी, जी1 और एस के बीच में लाई करेगी? जो आपके पास नहीं, जीवन और जीवन फेज है उसको जब क्विट कर जाएगा तभी वो, देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको क्विट कर गया मतलब ये सेल साइकिल में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल जी नॉट फेज में जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास जीवन से नेक्स्ट फेज में चला जाएगा वो क्या कर रहा है, आपके पास प्रोलाइफरेशन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जी नोड है इट इज नॉट एंटरिंग इनटू द सेल साइकिल। हाँ, सिंपल।
अब जो आपके पास एस फेज है, एस फेज में आपने याद रखना है, इसको क्या बोला हमने, सिंथेटिक फेज। और जो आपके पास एस फेज है उसमें क्या होता है, उसमें होती है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगी, इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, और साथ में जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, अब हमें पता है जो सेल है, ठीक है, बेसिकली आपको क्लियर है सबको, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वहां पे मान लो ये साइटोप्लाज्म है, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पे जो सेंट्रियोल है, ठीक है, उसकी डुप्लीकेशन होगी। ठीक है? तो यहाँ पे होगा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, और आपने सिंथेटिक फेज में एक चीज याद रखनी है कि जो आपके पास सिंथेटिक फेज है उसमें जो डीएनए कंटेंट है, ठीक है, डीएनए कंटेंट डबल्स, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, रिमेन सेम। ठीक है, अब देखो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, सिंपल। यहाँ पे मैं आपको एक सेल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, हमने क्या बोला, मान लो ये मेरे पास सेल है, ठीक है, अब इस सेल में क्या हो रहा है, बेसिकली इस सेल में दो पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो रही है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, अब डीएनए की रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, आपके पास डीएनए क्या कर रहा है, अपना ही सेम स्ट्रैंड बना रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये देखो, इसको मैं बाहर निकाल के बताती हूँ आपको। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये मैं सिंपल क्रोमोसोम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, तो जब इसकी डुप्लीकेशन होगी, ठीक है, जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो इसके पास क्या बन जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ऐसे ही खुद की एक कॉपी बन जाएगी ऐसी, ठीक है, सेम क्रोमेटिड की, ये सेम जो इसकी आर्म है वैसी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंटेंट डबल हो गया, डीएनए कंटेंट। ठीक है, डीएनए कंटेंट क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, क्योंकि क्या हुआ, इसने सेम अपने जैसे एक कॉपी बना ली। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, क्रोमेटिड। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तक आपके पास जो आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पे। ठीक है, जब तक इसका सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा, दिस वन इज द सेंट्रोमियर, जब तक सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा तब तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली एस फेज में आपने याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन होगी कहाँ पे, न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होगा। और थर्ड चीज आपने याद रखनी है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, वो आपने सिंपली पढ़ा है, बेसिकली आपको क्लियर होगी ये चीज, जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है आपके पास, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, मान लो ये डीएनए है, और उसके साथ क्या होती है, ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो डीएनए आपके पास क्वाइल होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन, सॉरी, क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिड क्या है, आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज अ क्रोमेटिड, और क्रोमेटिन क्या है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें ये जो आपके पास ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए को, और ये जो आपके पास सर्कल जैसा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिस्टोन प्रोटीन को।
ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन को। और हिस्टोन का क्या होता है यहाँ पे, ऑक्टामर मॉलिक्यूल होता है, मतलब उसमें क्या होता है, ऐसे 8 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ऐसे पीछे को भी होंगे, है ना, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है उसकी डुप्लीकेशन भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। एस फेज क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेज है G2 फेज। ठीक है, अब जो आपके पास G2 फेज है उसमें क्या होगा, हमने क्या बोला, जो आपके पास यहाँ पे जी एस फेज में क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। G2 फेज में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगी रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस होता है आपके पास फॉर्मेशन, या फिर सिंपल टर्म्स में हम लिख सकते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। सेम कॉपी बनना ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है, बट एक्सेप्ट कौन सी प्रोटीन, एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस कहाँ पे होगी, आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है आपके पास, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन की रेप्लिकेशन होती है एस फेज में, ठीक है, और बाकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी जो सिंथेसिस होती है वो कौन से फेज में होती है, वो होती है G2 फेज में। इतना क्लियर है आपको? हमने क्या पढ़ लिया, हमने इंटरफेस पढ़ लिया जिसमें क्या थे, 3 फेजेस थे, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। क्लियर है? यस मैम। अब हम बात करते हैं आपके पास एम फेज की, ठीक है। हमने क्या बोला, जो इंटरफेस था, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया है, जो सेल है, सेल का साइज ग्रो हो चुका है, उसके सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हो चुके हैं, ठीक है। डीएनए का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो चुका है, आरएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी है, प्रोटीन की रेप्लिकेशन हो चुकी है, मतलब जो भी उसमें कंटेंट है वो ज्यादा इंक्रीज हो चुका है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कंटेंट है और जो सेल साइज है उसका प्रोपोर्शन क्या हो गया, अब अल्टर हो गया है, चेंज हो गया है, कि जो सेल है उसका साइज छोटा है बट उसमें मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया बेसिकली, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट फेज की बात करेंगे जो है हमारे पास एम फेज, ठीक है। एम फेज में हम पहले बात करते हैं आपके पास माइटोटिक फेज की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, ठीक है। अब देखो जो आपके पास माइटोसिस है, जो टर्म थी, द टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने दी थी इन द ईयर 1882, ठीक है। टर्म किसने दी थी माइटोसिस, फ्लेमिंग ने दी थी 1882 में दी थी, ठीक है। जो आपके पास माइटोसिस है उसको हम क्या बोलते हैं, और ऑल्सो नोन एज अ इक्वेशनल इक्वेशन, राइट, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जो सेल है वो डिवाइड कर जाएगी, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे वो क्या रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, क्रोमोसोम रिमेन सेम, रिमेन्स सेम, ठीक है। देखो जो आपके पास माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी उसमें बेसिकली हमारे पास 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस में कितने फेजेस होंगे, 4 फेजेस, ठीक है। फर्स्ट है प्रोफेज, उसके बाद है मेटाफेज, उसके बाद है एनाफेज, और लास्ट में है टेलोफेज।
सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। तो प्रोफेज में क्या होगा आपके पास बेसिकली, यहाँ पे देखो माइटोसिस में भी बेसिकली 2 फेजेस होंगे हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। माइटोसिस में फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और सेकंड फेज को हम बोल देते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट फेज की, जिसको क्या बोला, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करके बेसिकली क्या बना देगा, एक और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो कैरियो वर्ड हम करते हैं यूज न्यूक्लियस के लिए, और जो हमारे पास साइटो है वो वर्ड यूज करते हैं हम सेल के लिए, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में हम देखेंगे कि 2 सेल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, बट उससे पहले हम क्या देखेंगे, उससे पहले हम स्टडी करेंगे कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। तो माइटोसिस में 2 फेजेस होंगे, फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड है 4 फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इतना क्लियर है? यस तो मैम। पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। तो प्रोफेज में बेसिकली क्या होगा, मान लो ये हमारे पास सेल है, ठीक है, और ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस सेल के न्यूक्लियस में जो सारा कंटेंट है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब जो सबसे पहले जो प्रोफेज में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, अब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे डॉट डॉट में बना रही हूँ मैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिसअपियर स्टार्ट होना है, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो क्रोमेटिन था, ठीक है, अब जो आपके पास प्रोफेज था, मतलब जो आपके पास क्या हुआ, एस फेज हुआ। एस फेज में क्या था, जो पूरा कंटेंट था वो डबल हो चुका था, ठीक है। अब वो जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, पूरे ऐसे न्यूक्लियस में ऐसे फैलने लग जाएगा, और ऐसे एंटेंगल्ड थ्रेड की तरह ऐसे, ऐसे ऐसे था वो, ठीक है। मतलब जो आपके पास डीएनए है वो किस फॉर्म में है, थ्रेड की फॉर्म में, क्लियर है। अब प्रोफेज में क्या होगा, ये जो आपके पास डीएनए है अब वो कंडेंस होने लग जाएगा, मतलब उसमें कॉइलिंग होने लग जाएगी ऐसे, क्या वो नजदीक आने लग जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे कॉइलिंग होने लग जाएगी, क्लियर है। तो सिंपली अगर मैंने पॉइंट्स में लिखना हो तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम अक्कर। एक तो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट होने लग जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम अक्कर, ठीक है। या फिर सिंपल मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, इसके लिए मैं सिंपल टर्म यूज कर सकती हूँ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसके और क्या लिख सकती हूँ मैं, या फिर मैं सिंपल क्या बोल सकती हूँ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे जो आपके पास क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मेरे पास डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होने लग जाएगी, अब डिसअपियर होने लग जाएगी, ठीक है। और साथ में जो न्यूक्लियोलाई है, ठीक है, वो भी डिसअपियर होने लग जाएगी, ठीक है। तो सिंपल लिख सकती हूँ मैं, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई, ठीक है। न्यूक्लियोलाई क्या होता है आपके पास, बताओ। देखो जो हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल होएगा। देखो हमारे पास कुछ टर्म्स है, मैं आपको टर्म्स, न्यूक्लियस टर्म सबको क्लियर है, ठीक है। एक होती है टर्म न्यूक्लियोइड, ये भी सबको क्लियर होगी आई होप। न्यूक्लियोइड, ठीक है। एक टर्म है आपके पास न्यूक्लियोसोम, ठीक है, और एक टर्म होती है आपके पास न्यूक्लियो
न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई या इसको क्या बोल देते हैं हम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस आपको सबको क्लियर है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, और सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ठीक है, हैविंग जेनेटिक मटेरियल, या फिर सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या होता है आपके पास, जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है मेरे पास। अब इस जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में एक जगह पे इसका जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होता है, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो जिस रीजन में इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होता है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियोसोम किसको बोला जाता है, जो आपके पास डीएनए पैकेजिंग है। ठीक है, जब डीएनए पैक होता है तो बेसिकली आपके पास क्या है, डीएनए से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, राइट। ठीक है, जो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो डीएनए आपके पास कैसा है, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो आपके पास डीएनए है, वो उसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो डीएनए है आपके पास 2 मीटर। ठीक है, इतना लंबा डीएनए है। ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर कंडेंस करना है। ठीक है, कंडेंस करके इसको पैक करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रैपिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो सिंपली जो आपके पास डीएनए है वो क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, उनके साथ ऐसे कॉइल कर जाएगा, ऐसे। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे लगता है कि जैसे धागे में मोती पिरोए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ही हमने क्या बोला, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, या फिर इसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, डीएनए प्लस ये जो प्रोटीन है, ये कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और जो आपके पास न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस है, तो वो क्या है आपके पास, ये मेरे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डीएनए है मान लो। ठीक है, तो ये मैंने डीएनए बना दिया, ऐसे कॉइल डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए का जो एक्टिव रीजन है, ठीक है, आरआरएनए एक्टिव रीजन। ठीक है, जो आरएनए एक्टिव रीजन है, ठीक है, एक्टिव रीजन, उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, इस रीजन को मैं बोल दूंगी आपके पास न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। क्लियर है। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, अब सिंपली क्या हुआ आपको, यहाँ पे अगर मैं सिंपल बताऊं तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, जो न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट मैं आपको इमेज से दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होंगे, अगर विजिबल होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मान लो मेरे पास ये सेल है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी ये डॉटेड होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहे हैं। अब ये जो आपके पास ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अब वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। किसके फॉर्म में कंडेंस होना स्टार्ट हो गया? वो क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो आपके पास एस फेज है उसमें क्या हो रही है, प्रोटीन और डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। तो जब डुप्लीकेशन हुई तो एंटेंगल्ड मतलब थ्रेड की फॉर्म में था। उसके बाद क्या करेगा, वो हिस्टोन प्रोटीन के पास रैप कर जाएगा और किस फॉर्म में दिखेगा हमें? ऐसे क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखेगा। क्लियर? तो फर्स्ट कैसा था? फर्स्ट ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म थी, ठीक है। और सेकंड कैसी फॉर्म दिख रही है आपको? कंडेंस होके, कंडेंस होता है इकट्ठा होना, ठीक है। कंडेंस होके किस फॉर्म में दिखेगा? ऐसे क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखेगा। इतना क्लियर है? ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, जो प्रोफेज 1 है, ठीक है, इसीलिए जो प्रोफेज होता है उसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो माइटोसिस फेज है उसमें जो लॉन्गेस्ट फेज होगा वो कौन सा है? प्रोफेज है, ठीक है। तो एक तो क्या होगा इसमें? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा क्या होगा? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर स्टार्ट होना लग जाएंगी, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर स्टार्ट होना लग जाएगा। साथ में जो सेल ऑर्गेनलीज हैं वो डिसअपियर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनलीज। लास्ट पॉइंट क्या होगा? डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनलीज। जो सेल ऑर्गेनलीज हैं वो डिसअपियर होंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऐसे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब सेकंड पिक्चर में अगर हम देखेंगे इधर, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जो थ्रेड लाइक जो आपके पास डीएनए था वो कंडेंस होके अब आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? ऐसे क्रोमोसोम की फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से किस फॉर्म में? इंटरफेज में, इंटरफेज में क्या था? ये इसने डुप्लीकेशन करी और बिल्कुल अनटेंगल्ड फॉर्म में था, थ्रेड फॉर्म में था। और प्रोफेज में क्या हो जाएगा? कंडेंस होके किस फेज में आएगा? ऐसे स्ट्रक्चर वाले, ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज है मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज में बेसिकली क्या होगा, ठीक है, मान लो ये सेल है, ठीक है, और सेल का न्यूक्लियस ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। सेल के अंदर ये क्या है, मैं पूरे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ न्यूक्लियस। ये तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मैं सिर्फ न्यूक्लियस की ही बात बता रही हूँ, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस की जो मेटाफेजिक प्लेट होती है, जो सेंट्रल इक्वेटोरियल प्लेट होती है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट, या इसको बोल देते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटाफेजिक प्लेट है वहां पे जो क्रोमोसोम है वो आके क्या कर जाता है? अब लाई कर जाता है ऐसे, ठीक है। जो आपके पास क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हुई थी प्रोफेज में, ठीक है, कंडेंसेशन के बाद यहाँ पे क्या बन गए थे? ये स्ट्रक्चर डिसअपियर हो गया, ऐसे ऐसे फुल आपके पास क्रोमोसोम बन गए थे। अब ये जो क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ पे लाई कर जाएंगे? लाई ऑन मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। ये आपके पास क्रोमोसोम कहाँ पे लाई कर गए? मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। और देखो हमने क्या बोला था? एस फेज में हमने दो चीजें बोली थी। एक तो क्या बोली थी हमने? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, और दूसरा हमने बोला था डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल के बाहर सेंट्रियोल होगा, ठीक है। तो अब आप ये मान लो मेरे पास सेल है, ठीक है। तो सेल में क्या था? सेंट्रियोल था। अब ये जो सेंट्रियोल है वो क्या करने लग जाएगा? प्रोफेज में उसने क्या किया? माइग्रेट कर जाएगा वो इधर से इधर। तो बेसिकली सिंपल, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, मान लो इसको मैंने न्यूक्लियस कंसीडर कर दिया। तो इसमें न्यूक्लियस में ये हो रहा था। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मेरे पास सेंट्रियोल था। अब वो जो सेंट्रियोल था वो क्या करेगा? एक सेंट्रियोल इधर माइग्रेट कर जाएगा प्रोफेज में, एक इधर कर जाएगा, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या होगा? ये जो सेंट्रियोल है, एक यहाँ पे पहुंच गया है, एक यहाँ पे पहुंच गया है। अब इनमें क्या होने लग जाएगा? इनमें होने लग जाएगी स्पिंडल फॉर्मेशन, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आने लग जाएंगे जिनको हम बोलते हैं स्पिंडल। इतना क्लियर है? यस। और और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो बेसिकली अब क्या होने लग जाएंगे? लॉन्ग ऐसे फाइबर क्या होने लग रहे हैं? ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे इनसे, ठीक है। ये जो फाइबर है ऐसे, ठीक है। और ये जो फाइबर है वो कहाँ पे अटैच होने लग जाएंगे? यहाँ पे जो सेंट्रियोल है, ठीक है, इनका जो सेंट्रियोल है, ये इनका सेंट्रियोल है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, जिसको जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर,
ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो आपके पास ये अटैच होने लग जाएंगे इस स्ट्रक्चर से, काइनेटोकोर स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे अटैच हो जाएंगे, ऐसे काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज क्लियरली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपके पास जो मेटा फेज है वो क्या कर सकते हो आप, इसको क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम देख सकते हो, किस फेज में, मेटा फेज में। ठीक है, सो दिस फेज इज क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सबसे क्लियर फेज कौन होता है आपके पास, मेटा फेज होता है। अब मेटा फेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है काइनेटोकोर। ठीक है, तो जो स्पिंडल फाइबर है ये क्या है, ये जो धागे आपको दिख रहे हैं इनको क्या बोल दिया हमने, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर किससे अराइज होते हैं, सेंट्रियोल से। ये जो सेंट्रियोल है ये माइग्रेट कर जाएंगे अपोजिट पोल पे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपके पास, स्पिंडल फाइबर, फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अटैच टू काइनेटोकोर। ठीक है, सेकंड क्या हो गया आपके पास, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम लाइड ऑन इक्विटोरियल और इक्विटोरियल। ठीक है, या फिर सिंपल क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल लिखती हूँ मैं, इक्वेटर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, मेटाफिजिक प्लेट, मेटाफिजिक प्लेट। तो क्रोमोसोम किस पे लाई कर जाएंगे, अब हम मेटाफिजिक प्लेट पे लाई कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर में एक डॉटेड लाइन बनाई थी जिसको मैंने क्या बोला था, मेटाफिजिक प्लेट। तो क्रोमोसोम किस पे लाई कर जाएंगे, मेटाफिजिक प्लेट पे लाई कर जाएंगे। इतना क्लियर है। तो सिंपल आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, इंटरफेस में ये इनका नंबर इंक्रीज हुआ गया। ठीक है, और ये क्या करके माइग्रेट करके, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक होगा, अपोजिट पोल में माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या हो गया, ये अपोजिट पोल पे माइग्रेट कर गए हैं। और इन्हीं जो आपके पास सेंट्रियोल है उनसे क्या निकल रहा है, ऐसे धागे निकल रहे हैं जिनको हमने क्या बोल दिया, स्पिंडल फाइबर बोल दिया। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे अटैच होंगे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा जिसको हमने क्या बोला, काइनेटोकोर। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ से अटैच होंगे। और जो आपके पास क्रोमोसोम थे जो कंडेंसेशन से बने थे, अब वो कहाँ पे लाई कर जाएंगे, वो कर जाएंगे सेंट्रल प्लेट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं, या फिर सिंपल उसको क्या बोल देते हैं, मेटाफिजिक प्लेट बोल देते हैं। इतना क्लियर है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद है एनाफेज। तो मैं एनाफेज को इधर लिख रही हूँ। उसके बाद है एनाफेज। ठीक है, तो एनाफेज में सिंपल क्या होगा, सिंपल एक और एकदम सिंपल। अच्छा देखिए आप, ठीक है, एनाफेज में क्या है आपके पास, एनाफेज में जो आपके पास, अब देखो मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम थे,
जिनके ये मेरे पास क्या हो गया, सेंट्रियोल हो गया दोनों साइड पे, न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर हो गए, ठीक है, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर हो गए मेटाफेसिक प्लेट में, ठीक है, और यहाँ पे मेटाफेसिक प्लेट पे आपके पास ऐसे क्रोमोसोम थे, यही था कि ये सिनेरियो था आपके पास मेटाफेज में, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसे काइनेटोकोर था, यहाँ पे भी काइनेटोकोर था, यहाँ पे भी काइनेटोकोर था, यहाँ पे भी काइनेटोकोर, और जो स्पिंडल फाइबर थे वो किससे अटैच थे, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच विद द काइनेटोकोर, ऐसे अटैच थे। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्या होने लग जाएंगे, शॉर्टन होने लग जाएंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, जो आपके पास काइनेटोकोर है उसको अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है। अगर इसको ये अपनी तरफ पुल करेंगे तो जो आपके पास सेंट्रोमियर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये मेटाफिजिक प्लेट पे क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, अभी कहाँ से डिवाइड होगा, सेंट्रोमियर से, ठीक है। तो एनाफेज में सिंपली आपके पास ये होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, उसमें क्या होगा, ये आपके पास सेंट्रोमियर आ गए, यहाँ से स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या हो गया, जो स्पिंडल फाइबर हैं वो शॉर्टन हो गए, ठीक है, और जो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो क्या हो गए, अब अलग हो गए, ठीक है, जो उनकी सिस्टर क्रोमेटिड थी वो क्या हो गई, अब अलग हो गई, डिवाइड हो गए वो सेंट्रियोल से, ठीक है, सेंट्रोमियर इनका क्या हो गया, अब डिवाइड हो गया, क्योंकि जो सेंट्रियोल के साथ, देखो ये क्या है, ये है सेंट्रियोल, ठीक है, और जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, दोनों अलग हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर क्या कर गए, डिवाइड कर गए, और जो आपके पास स्पिंडल फाइबर थे उनकी लेंथ कैसी होगी, शॉर्टन होगी, जिन्होंने क्या कर लिया, पुल कर लिया क्रोमोसोम के हाफ को, एक अपनी साइड पे एक अपनी साइड पे, ठीक है। तो सिंपली मैंने अगर एनाफेज में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ सिंपली सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सेंट्रोमियर splits into two, and the spindle fiber pull the daughter centromere, pull the daughter centromere, इन्होंने क्या कर दिया, स्पिंडल फाइबर ने जो आपके पास सेंट्रोमियर थे उनको क्या कर लिया, अपनी अपनी साइड पे पुल कर लिया, क्लियर है। उसके बाद लास्ट फेज है, लास्ट है टेलोफेज, ठीक है, टेलोफेज क्या होता है आपके पास, टेलोफेज इज अपोजिट टू द प्रोफेज, ठीक है, लास्ट है टेलोफेज, ठीक है, एंड टेलोफेज किसके अपोजिट होता है, अपोजिट टू प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में जो चीजें हुई थी, प्रोफेज में क्या हुआ था, डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, डिसअपियरिंग, यहाँ पे जो हमने चीजें लिखी थी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हमने क्या बोला था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है फिर से वो किस फॉर्म में आ जाएगा, थ्रेड वाली फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई, और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, डिसअपियरेंस ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअपियरेंस ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो जो आपके पास टेलोफेज है उसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था हमारे पास, अब इस स्ट्रक्चर के बाहर ऐसे, देखो इस स्ट्रक्चर के बाहर ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाएगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर बन जाएगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर बन जाएगी, तो आपके पास कितना न्यूक्लियस, एक से दो न्यूक्लियस बन गए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, क्रोमोसोम लूज इट्स आइडेंटिटी, जो क्रोमोसोम था उसने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी, मतलब क्रोमोसोम क्या था, ये स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, अब उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, और कैसे आ गया वो, ऐसे थ्रेड वाली फॉर्म में आ गया इससे, ठीक है।
क्रोमोसोम lose its आइडेंटिटी, ठीक है, या फिर सिंपली हम क्या बोल सकते हैं इसको, डीकंडेंसेशन, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियर एनवलप, रीअपियर, ठीक है, एंड जो आपके पास सेल ऑर्गेनेलीज थी, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस हो गया एंड सेल ऑर्गेनेलीज हो गया, दीज आर रिफॉर्म, फिर से बन जाएंगे। क्लियर है? तो जो आपके पास टेलोफेज होता है वो किसके अपोजिट होता है, वो होता है अपोजिट टू द प्रोफेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोफेज में क्रोमोसोम बने, यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ से मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, वो एनाफेज में क्या हो गए, अलग अलग हो गए, क्योंकि जो आपके पास स्पिंडल फाइबर थे वो शॉर्टन हो गया और उन्होंने क्या कर लिया, सेंट्रोमियर को डिवाइड कर दिया और पुल कर लिया क्रोमोसोम को अपनी साइड पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, यहाँ से फिर से आने स्टार्ट हो गई, और फिर से जो क्रोमोसोम था अब किस फॉर्म में आ गया, ऐसे फिर से थ्रेड की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास, मान लो यहाँ पे, मान लो मेरे पास अगर नंबर ऑफ, यहाँ पे बताती हूँ मैं, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास जो सेल थी वो कैसे थी, डिप्लॉइड थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ले लेते हैं हम, ठीक है, अगर इस यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लो कितने हैं, 46 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, वही रहेंगे। वही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्यों, अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक क्रोमोसोम के, ठीक है, अगर हमारे पास जो क्रोमोसोम है, अब हमने इस एक क्रोमोसोम को हमने करना था 2 सेल में डिवाइड, ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, इसके सेंट्रोमियर को ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हमें पता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो किससे काउंट होते हैं, वो काउंट होते हैं सेंट्रोमियर से, तो ये आपके पास ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, ये आपके पास कितने क्रोमोसोम है, अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो ये आपके पास कितने क्रोमोसोम है, तो नो, नो एक दिस इज अ वन वन क्रोमोसोम, वन ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ हैविंग पे टू क्योंकि सिस्टर आपके वन पास सेंट्रोमियर 1 है, सेंट्रोमियर कितना है यहाँ पे, वन सेंट्रोमियर 1 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितना हुआ यहाँ पे, 1 वन हुआ। अब यहाँ पे जब डिवीजन होगा, हमने क्या किया, इनको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया तो यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम बन गए, ये एक के कितने बना दिए हमने, 2 बना दो दिए, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं पूछूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे, टू यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो हमने एक से कितने बना दिए, 2 बना दो दिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे भी, तो लास्ट में जो मेरे पास हर सेल होगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि मैंने एक ही क्रोमोसोम को तोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन सेम ही रखी, ठीक है, तो मैंने इसीलिए क्या किया, फिर अब इसका कंटेंट ज्यादा हो गया इसलिए मैंने 2 न्यूक्लियस बना दिया और उनको 2 सेल्स में डिवाइड कर दिया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए बट यहाँ पे सेल कितनी है, सेल यहाँ पे एक ही रही, ठीक है, मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो क्रोमोसोम है वो ऐसे डिकंडेंसेशन होगी, मतलब इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, और साइड में क्या आ गई, उसकी सेल ऑर्गेनेलीज आ गई, ऐसे डॉट में रिप्रेजेंट कर दी मैंने सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल एक ही है बट न्यूक्लियस कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, दो तो अब हम कैरियोकाइनेसिस के बाद हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, सेकंड साइटो प्रोसेस, जिसको क्या बोला, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा था, फेज, हाँ यहाँ पे, तो आपके पास हमने क्या कर दी, पहले कैरियोकाइनेसिस करी, मतलब न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया, अब हम करेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपके पास साइटोकाइनेसिस, ठीक है।
अब जो साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस भी आपके पास कितने टाइप की होगी? बेसिकली एक हम बात करते हैं प्लांट सेल में और एक हम बात करेंगे एनिमल सेल में, सिंपल। ठीक है, तो एनिमल सेल में तो सिंपल है, ठीक है, और एक हम बात करेंगे प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या बनने लग जाती है? ऐसे फरो बनने लग जाती है। ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के पास क्या है? सॉरी, ये मेरे पास सेल है और इस सेल के पास क्या है? ऐसे दो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब ये जो सेल होगी उसमें फरो बनने लग जाएगी, मतलब ये डिपन्स होने लग जाएगी ऐसे अंदर को, कैसे ग्रूव बनने लग जाएगा, इसको बोल देते हैं हम फरो, सेल फरो। ठीक है, अब ये जो सेल फरो है वो इतनी डीप हो जाएगी कि क्या हो जाएगी? एक दूसरे से ऐसे अटैच हो जाएगी और डिवीजन हो जाएगा, और कितनी बन जाएंगे? हमारे पास दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, और इनके अंदर ऐसे न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेल फरो बनना इतना इजी क्यों है? क्योंकि जो आपके पास एनिमल सेल होती है उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन आपके पास फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, आपके पास जो सेल वॉल होती है वही क्या होती है? वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो आपके पास फ्लेक्सिबल नहीं होती है। ठीक है, तो जो प्लांट सेल है, अब हम बात करें वहीं पे प्लांट सेल की, तो ये मान लो मेरे पास प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में भी सेम चीज है, बट इसके पास क्या है? सेल मान प्लेट। लो, ठीक है, इसके पास ऐसे सेल वॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? सेल प्लेट की। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगली क्या होगा? यहाँ पे मतलब बीच में से, सेंटर में से बाहर की ओर ऐसे प्लेट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, उसमें फरो नहीं फॉर्मेशन हो सकती। तो यहाँ पे सेल फॉर्मेशन होने लग जाएगी, कैसी? सेंट्रीफ्यूगली, मतलब अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, इसको क्या बोल दिया हमने? सेल प्लेट। तो यहाँ पे सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी, इससे क्या होगा? आपकी एक सेल होगी वो डिवाइड हो जाएगी कितनी सेल्स में? टू सेल्स में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इनके बाहर क्या है? ये सेल वॉल रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सिंपली आपके पास एनिमल सेल में और प्लांट सेल में ऐसे प्रोसेसेस होंगे। इतना क्लियर है? देखो सिंपल इसमें से जो आपको क्वेश्चन आएगा बेसिकली मियोसिस में से ही क्वेश्चन आता है, इनमें से कुछ नहीं आता है। बट आपने ये याद रखना है सिंथेटिक फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, और सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन होती है साइटोप्लाज्म में, और प्रोटीन सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन की होती है और किसी प्रोटीन की नहीं होती है। दूसरा, आपने इनमें से जो लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है, एम फेज में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? प्रोफेज होता है, और शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है? एनाफेज होता है। ठीक है, ये शॉर्ट फेज होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तीसरा आपने याद रखना है जो टीलियोफेज है दैट इज अपोजिट टू द प्रोफेज। ठीक है, और जो आपके पास प्रोफेज है वो टीलियोफेज के अपोजिट है। ठीक है, जैसा प्रोफेज में हो रहा है उससे अपोजिट कहाँ पे होगा? टीलोफेज में होगा। क्लियर है? ठीक है? उसके बाद अब देखो जो आपके पास मियोसिस है, meiosis, the term meiosis was given by the farmer in 1905। ठीक है, और देखो मियोसिस में बेसिकली जो मियोसिस होती है उसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और जो मियोसिस होती है वो होती है टू स्टेप्स में। ठीक है, मियोसिस अब करें टू स्टेप्स, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, मियोसिस वन और मियोसिस टू। ठीक है, और देखो मियोसिस में भी आपके पास सेम फेज रहेंगे। ठीक है, इंटरफेज भी इसमें सेम रहेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सारे फेजेस कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। बट जो आपके पास मियोसिस है, पहले हम बात करते हैं मियोसिस की। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रही हूँ मियोसिस वन की।
मियोसिस 1 में भी सेम फेज रहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इन सारे फेजेस में जो प्रोसेसेस होंगी वो सेम रहेंगी, और मियोसिस 2 भी आपके पास सेम रहेगी एज माइटोसिस, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्रोफेज है, अब यहाँ पे इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने स्टेप्स में हो रही है, 2 स्टेप्स में प्रोसेस हो रही है, इसलिए, ठीक है। अब जो आपके पास प्रोफेज है, ठीक है, तो जो प्रोफेज है वो फर्दर डिवाइडेड है डिफरेंट फेजेस में। ठीक है, फर्स्ट है लिप्टोटिन, फर्स्ट फेज लिप्टोटिन। सेकंड है जाइगोटिन, जाइगोटिन। थर्ड है पैकिटिन या पैचिटिन। फोर्थ है डिप्लोटिन, और फिफ्थ है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो मियोसिस 1 है, ठीक है, उसका जो प्रोफेज 1 है वो क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो लिप्टोटिन स्टेज है इसको और बोला जाता है थ्रेड स्टेज, ठीक है। तो लिप्टोटिन स्टेज में क्या होगा, जो आपके पास बेसिकली अब आपको पता है इंटरफेस में क्या हो गया, आपके पास ग्रोथ भी होगी है सेल की, डीएनए की रेप्लिकेशन भी होगी है, सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन भी हो गई है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स भी रेप्लिकेट कर गई हैं, ठीक है। अब आपके पास प्रोफेज में क्या होगी, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास लिप्टोटिन फेज को बोला जाता है थ्रेड स्टेज, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होगा, बेसिकली जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा, कैसे होगा, ऐसे लॉन्ग थ्रेड की फॉर्म में होगा, ऐसे, ठीक है, पूरा ऐसे। मान लो ये है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, न्यूक्लियस को। तो यहाँ पे ऐसे पूरा थ्रेड, अनटेंगल्ड थ्रेड की फॉर्म में होगा, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके पास कैसा होगा, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। थ्रेड की फॉर्म में क्या होगा आपके पास, क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। साथ में अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बीच में क्या होंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होगा, ऐसे, समझ गए, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। और किस फॉर्म में होगा वो, थ्रेड की फॉर्म में, लॉन्ग क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और जो ऐसे अरेंजमेंट होगी वो किसकी तरह दिखेगी, बुके की तरह दिखेगी, इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है, थ्रेड स्टेज बोला जाता है, और इसको बोल दिया जाता है बुके स्टेज, ठीक है। जो थ्रेड होगा वो लॉन्ग होगा और कंप्लीटली क्वाइल्ड होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है, उसको बोला जाता है जाइगोटिन, ठीक है। अब जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो क्या होने लग जाएगा, शॉर्ट होने लग जाएगा, बिकम शॉर्ट एंड थिकर, शॉर्ट एंड थिकर। मतलब अब क्या होने लग गई, यहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। और क्या बनने लग गया, ऐसे बाइवेलेंट बनने लग गया, ठीक है। तो बेसिकली अब ये आपके पास सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, अब उसमें क्या हो गया, ऐसे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होने लग गई, ठीक है। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या करने लग गया, अब आपस में मिलने लग गया, एक दूसरे के पास आने लग गया, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं,
तो यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में क्या हो गया, ऐसे क्रोमोसोम आ गए। अब ये जो क्रोमोसोम है वो क्या होने लग जाएंगे, इनके बीच में मान लो ये 1 क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, सेकंड क्रोमोसोम है, तो इनके बीच में ऐसे साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनने लग जाएगा, ये एक दूसरे के पास पास आने लग जाएंगे और इनके बीच में क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, साइनेप्सिस फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो साइनेप्सिस अकर इन जाइगोटिन स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड साइनेप्सिस अकर्स इन अ जाइगोटिन स्टेज। ठीक है, साथ में क्या होगा, यहाँ पे इनका ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट। ठीक है, और टेट्राड, टेट्राड मतलब कितनी आर्म्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर मैं आर्म की बात करूं तो कितनी आर्म है इसकी, 4 है, इसलिए क्या बोल देंगे, इसको टेट्राड बोल देंगे। और जो क्रोमोसोम है उसने क्या कर लिया, अपनी कॉपी बना ली, डबल हो गया, इसलिए क्या बोल देंगे, उसको बाइवेलेंट बोल देंगे। ठीक है, तो बाइवेलेंट एंड टेट्राड फॉर्मेशन भी कहाँ पे होने लग जाएगी आपके पास, जाइगोटिन स्टेज में। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के पास आने लग गए। ठीक है, अब देखो सिंपली जब गैप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, साइनेप्सिस फॉर्मेशन होगी और क्या बन गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, टेट्राड और बाइवेलेंट फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो आपके पास पैकेटिंग स्टेज है उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली ये जो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे जिनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इनके पास साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, तो अब क्या करने लग जाएंगे, इनके बीच में होगी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है ऐसे अपीयर होंगे, इनके बीच में ऐसे क्रॉसिंग ओवर होने लग जाए। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या और क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपके पास क्रॉसिंग ओवर और जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन, वो कौन सी स्टेज में होगी, ये होगी पैकेटिंग स्टेज में। ठीक है, उसके बाद है डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा, अब वहां पे क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर नोड्यूल बना तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक आर्म इसके पास चली जाएगी और इसकी इसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या जो हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा डिप्लोटिन में। इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। और जहां पे ये क्रॉसिंग ओवर थी सिर्फ वहीं पे क्या हुआ, ऐसे स्ट्रक्चर रह गया जिसको हम बोल देते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल देंगे चेज़मेटा। तो डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, चेज़मेटा फॉर्मेशन। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और लास्ट डाइकाइनेसिस में, डाइकाइनेसिस में सिंपल क्या हो जाएगा, डाइकाइनेसिस में जो सेल होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी और उनका जो न्यूक्लियस है वो भी आपके पास सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेशन, यहाँ पे जो सेल है उसके पास ऐसे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इन डाइकाइनेसिस। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगी तो यहाँ पे जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, वो इसके पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया, तो यहाँ पे वेरिएशन, चांस ऑफ वेरिएशन होगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, सेपरेशन।
क्रोमोसोम। इतना क्लियर है? और सिंपल आपके पास जो मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टेलोफेज होगा, वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, और मियोसिस 2 भी आपके पास सेम रहेगी। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा मेटाफेज में? सिंपली ये जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे लाई कर जाएगा? वो मेटाफेजिक प्लेट पे लाई कर जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो क्रोमोसोम है वो मूव कर जाएगा दोनों अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, और एनाफेज में क्या होगा? बेसिकली जो आपके पास क्रोमोसोम होंगे वो अलग अलग में चले जाएंगे, और टेलोफेज में क्या होगा? पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? फिर रिपीट हो जाएगी, सेम ही प्रोसेस होगी। और मियोसिस 2 आपके पास सेम किसकी तरह होगी? माइटोसिस 1 की तरह होगी। ठीक है, माइटोसिस की तरह होगी। सिंपल क्लियर है आपको? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।